नमस्कार, मैं हूं प्रशांत चुरहे। खतरनाक कोरोना के खिलाफ जंग जारी है, लेकिन इसके लिए हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, बार बार हाथ साफ करें। सबसे ज्यादा जरूरी है ये मास्क, क्योंकि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में ये मास्क ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। न्यूज़ 18 ने तो एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। और ये मास्क हम तब तक न उतारें जब तक ये तय न कर लें कि लोगों से अलग हैं, सुरक्षित हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, देश भर में कोरोना का नया मामला, 1,32,000 नए केस 24 घंटे में। 2,713 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में हुई है और 2 लाख से भी ज्यादा मरीज इस 24 घंटे में एक दिन में ठीक हुए हैं। कोरोना के केस लगातार घटते चले जा रहे हैं और ये नया आंकड़ा एक सुखद संदेश भी दे रहा है कि अब कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 2 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं, यानी 24 घंटे में जितने मरीज पॉजिटिव हो रहे हैं, जितने लोग, उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। 24 घंटे के भीतर ही 1,32,000 नए मामले। रवि सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। रवि, क्या बताते हैं ये आंकड़े? प्रशांत, पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा है कि 1.5 लाख से कम ही मामले आ रहे हैं लगातार। ये 1,32,000, कभी एक दिन पहले 1,34,000 आया था, उससे पहले 1,27,000 आया था। तो ये मामले लगातार पिछले 3-4 दिनों से स्टेबल ही है, ना इससे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, ना ही कमी आ रही है। एक चीज ये है कि जैसे ही टेस्ट में कमी आती है तो नंबर ऑफ केसेस बढ़ जाते हैं। कल के कंपैरिजन अगर हम देखें तो टेस्ट की संख्या थोड़ी सी कम है, लेकिन 20 लाख से ज्यादा ही टेस्ट है, एक अच्छा नंबर माना जाता है। लेकिन आज 11वां दिन ऐसा है कि जब पॉजिटिविटी रेट देश भर में कोरोना के जो नए मामले आ रहे हैं उसमें 10% से कम पॉजिटिविटी रेट है। हाँ, एक चीज थोड़ी सी राहत देने वाली इन आंकड़ों में देखने को मिल रही है कि जो मौत के मामले हैं उसमें लगातार कमी आ रही है, क्योंकि 4,000 के आसपास ही मामले स्टेबल बने हुए थे, लेकिन अब आज 2,713 लोगों की मौत हुई है। तो इसमें धीरे धीरे कमी आ रही है, जो थोड़ी सी राहत वाली बात कह सकते हैं। ये आंकड़े थोड़े राहत वाले हैं क्योंकि अब कोरोना केसेस में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। डोमिनिका की कोर्ट में चल रही मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर सुनवाई फिलहाल टल गई है और अब अगली सुनवाई कब होगी इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई। लेकिन पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चोकसी डोमिनिका कैसे पहुंचा, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। न्यूज़ 18 के नीतीश कुमार के मुताबिक मेहुल चोकसी समंदर के रास्ते एंटीगा एंड बारबुडा से डोमिनिका पहुंचा। मेहुल चोकसी के डोमिनिका जाने की कुछ एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 के हाथ लगी है। इन तस्वीरों के मुताबिक जिस नाव से वो डोमिनिका पहुंचा उस नाव का नाम लेडी एन और वो हैक्शा बोट चार्टर्ड लिमिटेड कंपनी से ली गई। इस नाव की लंबाई करीब 47 फीट है और वजन 16 टन बताया जा रहा है। इस नाव के कैप्टन का नाम एग्बर्ट जायू। इस नाव पर कैप्टन के अलावा भी क्रू मेंबर लोग मौजूद थे, सवार थे। जहाज पर मौजूद विवेक नाम का एक शख्स मेहुल चोकसी समेत दूसरे लोगों को खाना मुहैया कराता था। ये नाव 23 मई को एंटीगा एंड बारबुडा से रवाना हुई और 2 दिन बाद 25 मई को डोमिनिका के पोर्ट्समाउथ पहुंची। सूत्रों के मुताबिक मेहुल चोकसी बुल्गारिया मूल की अपनी कथित गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए डोमिनिका गया था, जहां गैरकानूनी तरीके से एंट्री के आरोप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन अब इस पूरे मामले की सुनवाई कोर्ट में भी हो रही है। भारत की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। भारत लाए जाने की उम्मीद बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी जिरह और अपनी अपनी दलीलें कोर्ट में सामने रखी गई। नीतीश कुमार हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ, साथ ही दिल्ली में मौजूद शंकर आनंद भी। नीतीश, जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को न्यूज़ 18 इंडिया पर, किस बात की तस्दीक करते हैं? क्या वो तमाम चीजें हैं जो उसके अपराध में शामिल होने की भी पुष्टि करेंगी और भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूत होगा कोर्ट में भी? देखिए प्रशांत, पहले तो ये बता दूं कि जिस तरह से मेहुल चोकसी की तरफ से और मेहुल चोकसी के जो लीगल टीम है उसने कहा था कि मेहुल चोकसी 23 तारीख को अपने घर से जब निकला था उसका किडनैप कर लिया गया था, एब्डक्ट कर लिया गया था और उसको फोर्सिबली डोमिनिका ले जाया गया। लेकिन ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं
कि बाकायदा इसको बुक कराया गया था और उसमें मेहुल चौकसी के साथ कुछ और लोग भी शामिल थे, क्रू मेंबर्स थे बाकायदा, और इसको हैक्सॉ चार्टर्स प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी है उसे बुक कराया गया था। और कोबरा टूर्स जो इसका एजेंट था उसने मेहुल चौकसी के लिए ये बोट जो हायर किया था। तो ऐसा लगता नहीं कि मेहुल चौकसी के कोई दावों में कोई दम है, जिस तरह से प्रॉपर इसकी बुकिंग की गई है पहले से ही। और 23 मई को वो निकला था और फिर जहां तक उसकी गिरफ्तारी का सवाल है, डोमिनिका पहुंचने के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है। और क्रू के जो दूसरे लोग थे उनका बाकायदा कस्टम का चेकिंग भी हुआ है, कस्टम क्लियरेंस हुआ है, जो दस्तावेज हमारे पास हैं। लेकिन जहां तक भारत के दावों का सवाल है, जो आप जैसा बता रहे थे कि भारत का पक्ष बेहद मजबूत है। अगर एक्स्ट्राडिशन की बात करें मेहुल चौकसी की, तो जो डोमिनिका की पुलिस है वो भी सपोर्ट में है, उसने भी चार्जशीट फाइल किया है मेहुल चौकसी के खिलाफ कोर्ट में, और उसका भी ये कहना है कि इसको डिपोर्ट किया जाना चाहिए, एक्स्ट्राडिशन किया जाना चाहिए भारत को। तो जाहिर तौर से काफी मजबूत स्थिति है। और फिलहाल मामला जो है कोर्ट में लंबित है, अभी तक तय नहीं हुई है नेक्स्ट तारीख की कि कब सुनवाई होगी, लेकिन भारत की स्थिति काफी मजबूत है। लेकिन अभी कोर्ट में अपने अपने तर्क रखने हैं और भारत चाह रहा है कि बहुत जल्द उसे देश ला लिया जाए, क्योंकि कई गंभीर आर्थिक अपराध के आरोप उस पर लगे हुए हैं। शंकर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। शंकर आनंद, लेकिन वहां चौकसी के वकील का कहना है कि जब एंटीगा की नागरिकता उसने ले ली तो भारतीय कानून के मुताबिक यहां की नागरिकता तो ऐसे ही खत्म हो गई, इसलिए प्रत्यर्पण की मांग अब वाजिब नहीं है। इसके जवाब में कौन सी ऐसी ठोस चीजें हैं जो भारत का पक्ष मजबूत करती दिखाई दे रही हैं? देखिए, कानून की अगर बात करें तो जिस तरह से इस मामले में भारतीय जांच एजेंसी सीबीआई और ईडी जो है इस मामले की तफ्तीश कर रही है, तो उनके पास काफी ऐसे दस्तावेज हैं जो विदेश मंत्रालय से भी बाकायदा मंगवाए गए हैं। विदेश मंत्रालय के भी अधिकारी अभी वहां पे गए हुए हैं। तो इस मामले पे जिस तरह से अचानक वो अपनी नागरिकता छोड़ता है मेहुल चौकसी, लेकिन वो छोड़ने से पहले तमाम जो दस्तावेजी प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा नहीं करता है। शायद इसी का जो तकाजा है कि तमाम जो चीजों को बाकायदा कोर्ट में रखा जाएगा और बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ पे मेहुल चौकसी भारत से भागने के दौरान वो तमाम दस्तावेजी प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करता है। और इसी बात को आधार बनाते हुए कहा जाएगा कि अभी भी वो भारत उसे लाया जा सकता है। भारत की नागरिकता जो है पूर्ण तौर पर कानूनी तरीके से उसे खत्म नहीं किया गया है। और एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से ये भारत का 58 देशों के साथ में प्रत्यर्पण संधि है कि 58 देशों के साथ में वो कभी भी किसी भी आरोपी को प्रत्यर्पण कराया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से इस टैक्स बचाने के लिए या इस तरह से काले कारनामों को अंजाम देने के बाद जिस तरह से इस तरह के आइलैंड में छुपने का जो मामला सामने आया, या जिस तरह से बाकायदा देखा जाए कल मेहुल चौकसी के समर्थन में वहां पे डोमिनिका कोर्ट के बाहर में कुछ लोगों का प्रदर्शन हुआ, तो कहीं न कहीं ये भी दिखाता है कि पैसे देकर या वहां पर उन लोगों को लालच देकर के किस तरह से वहां पर इस तरह के मामलों को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं एक तरह समझा जा सकता है कि जहां पे मेहुल चौकसी के बारे में कहा जाए, डोमिनिका में ना उससे कोई रिश्तेदार है ना परिवार है, लेकिन वहां पे सोचिए उसके समर्थक पहुंच रहे हैं। तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि पैसे के एवज में, और वो भी ऐसा पैसा जो भारत से बाकायदा एक फर्जीवाड़े करके यहाँ से लूट करके यहाँ से फरार हुआ है, और 13,500 करोड़ रुपया भारत का पैसा लेकर गया, और उसकी मौज मस्ती और उसका जो पैसा का जो एक कहा जा सकता है बंदरबाट वो विदेश में किया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये मामला काफी गंभीर है। धनपति होने का नाजायज फायदा उठाते हुए वहां इन्फ्लुएंस करने की कोशिश भी मेहुल चौकसी की है। नीतीश, लेकिन जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि अब जो अगली सुनवाई होने वाली है, क्या माना जाए, भारत की ओर से ऐसी कौन सी चीज सामने रखी जा सकती है जो अकाट्य होगी, भारत का पक्ष मजबूत करेगी और उसका प्रत्यर्पण हो पाएगा? देखिए, जो सरकारी दस्तावेज हैं, ईडी और सीबीआई दोनों जांच कर रही थी मेहुल चौकसी के खिलाफ, और जो सरकारी दस्तावेज हैं जो ये प्रूफ करते हैं कि मेहुल चौकसी ने कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। वो एक इकोनॉमिक ऑफेंडर है और भगोड़ा है, भारत का भगोड़ा है, और क्रिमिनल इंटेंशन था उसका कि वो सारे जो उसके खिलाफ प्रक्रियाएं यहाँ पर चल रही थी, आपराधिक प्रक्रियाएं, उसको जो है वो छोड़कर भाग गया। उस कानूनी प्रक्रिया को उसने पूरा नहीं किया और वो छोड़कर भाग गया। तो उसका इंटेंशन, जो मालाफाइड इंटेंशंस है, वो बताता है। और भारत सरकार कोर्ट में ये चीज रखेगी, एजेंसियां जो है सीबीआई और ईडी, कि ये भारत का भगोड़ा है, इकोनॉमिक जो क्राइम हुआ है, ऑफेंस जो हुआ है, उसका एक आरोपी है और ये एब्सकॉन्ड कर रहा है, फरार है। तो ये तर्क डोमिनिका की कोर्ट भी कुछ दिन पहले
जो दस्तावेज मांगे थे उसमें ये प्रूफ करने को कहा गया था कि आप बताएं कि किस तरह से ये भगोड़ा है या कैसे, वो दस्तावेज आप कोर्ट में सबमिट करें। तो ये दस्तावेज के साथ एक जेट जो बॉम्बार्डियर 5000 ग्लोबल जेट था वो पहुंचा था, उसमें सीबीआई और ईडी की टीम भी पहुंची थी इन सारे दस्तावेजों के साथ। जाहिर तौर से भारत का पक्ष मजबूत है और सबसे बड़ी चीज जो है डोमिनिका पुलिस की चार्जशीट है वो भी सपोर्ट में है। वो भी ये कह रहे हैं कि मेहुल चोकसी को कहीं और बिल्कुल एक्स्ट्राडिशन ना करके सीधे भारत प्रत्यार्पित करना चाहिए जी। तो ये चीजें भारत के सपोर्ट में तो इंतजार इस बात का है कि ये ठोस चीजें अब कोर्ट के सामने रखी जाए और मेहुल चोकसी भारत आ सके। लेकिन इस बीच न्यूज 18 की श्रेया ढूंढियाल से खास बातचीत में मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी ने दावा किया कि एंटीगा एंड बारबुडा में उसके पति के साथ मारपीट की गई और उन्हें अगवा किया गया, डोमिनिका ले जाया गया। प्रीति चोकसी ने अपने पति की जान को खतरा बताया है। साथ ही कहा है कि वो एंटीगा में अपने पति की सुरक्षित वापसी चाहती। साथ ही उन्होंने कहा कि तस्वीरों में दिखाई देने वाली महिला मेहुल चोकसी की दोस्त नहीं है, वो मेहुल से एंटीगा एंड बारबुडा में ही कभी कभार मिली थी। प्रीति चोकसी ने कहा है कि जब मेहुल को एंटीगा एंड बारबुडा की नागरिकता है तो वो इसके अलावा वहीं पर भेजे जाएं। इसके अलावा प्रीति ने कहा है कि वो इंग्लैंड की क्वीन से मेहुल चोकसी की रिहाई की भी अपील करेंगी। I have managed to speak to him and he said that he was going for dinner and he went to pick up Barbara to go for dinner and she came out of the house. He said, "Come inside." And she said, "Come inside. I want to show you something." She does some house renovations. And he just got out for a minute. He left the car running. Car keys were inside the car, house keys, everything. And he went inside. Both doors were open of that house, front and back. And then they just these men ran in to the house and started beating him up, tasering him, and then they tied him to a wheelchair. They gagged his mouth, covered his head, and put the whole wheelchair in a boat. When they initially came and started, shouting at him, they said, "We are from the police." श्रेया ढूंढियाल हमारी सहयोगी इस वक्त हमसे फोन लाइन पर सीधे जुड़ रही हैं। श्रेया, आपने एक लंबी बातचीत की है मेहुल की पत्नी से, क्या इंटेंशन उनकी इन पूरी बातों का था? देखिए, 15 मिनट की बातचीत हुई उनसे मेरे साथ कल, और मुझे जो एक बात समझ के आई है वो ये है कि वो अपनी कहानी बताना चाहती हैं। देखिए, हर स्टोरी का दो पक्ष होता है। ये मेहुल चोकसी और उनके परिवार का पक्ष है। वो साफ साफ कह रही है, जो मिस्ट्री वुमन की बात आ रही है इंडियन मीडिया में, ये मिस्ट्री वुमन जो है ये इनको अगस्त 2020 में मिली। ये इनकी पड़ोसी थी और ये इनकी जिंदगी में आती जाती रही। लेकिन इन मेहुल चोकसी की जो वाइफ है प्रीति, उनका एकदम मानना है कि ये जो मिस्ट्री वुमन है जिनका नाम बाबरा है, जिनको वो जानती थी, ये जो पूरा प्लॉट है मेहुल चोकसी को अबडक्ट करने को, उनको अगवा करने का, ये इस प्लॉट का हिस्सा है। और ये जो प्लॉट है मेहुल चोकसी की वाइफ के अकॉर्डिंग, ये भारतीय एजेंसीज, डोमिनिकन एजेंसीज और एंटीगन एजेंसीज ने एक साथ मिलकर प्लॉट किया। एक और चीज मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति चोकसी काफी क्लियरली कह रही हैं। वो कह रही हैं कि नॉट जस्ट फॉर दिस एन अबडक्शन, ये सिर्फ अबडक्शन नहीं था। एक पॉइंट ऐसा भी आया इस पूरे अबडक्शन में, जब मेहुल चोकसी ने कुछ लोगों को बात करते हुए सुना, अपने अबडक्टर्स को बात करते हुए सुना कि अब इसका क्या किया जाए, क्या इसको मार के समुद्र में ही फेंक दिया जाए। ये सारी बातें मेहुल चोकसी की पत्नी हमें बता रही हैं। वो ये भी कह रही हैं कि उनको काफी आश्चर्य हुआ जब एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर गैस्टन ब्राउन हैं, जब उन्होंने बाहर आके कहा, साफ तौर पे कहा कि भाई हमें मेहुल चोकसी नहीं चाहिए, इनको सीधे भारत भेज दीजिए। तो मेहुल चोकसी की पत्नी कह रही हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसी बात कैसे कर सकता है? हम एंटीगा के सिटीजन हैं, हमारी जो सिटीजनशिप का जो हियरिंग है वो चल रही है एंटीगा के कोर्ट में। तो ये जो एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं बहुत दुखद है। इसलिए मैं क्वीन ऑफ इंग्लैंड से अब जाके अपील करूंगी कि मेरे पति को सुरक्षित एंटीगा लेके आया गया। अब आप सोचेंगे कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड से क्यों भाई अपील करेंगी? वो रहते तो ये एंटीगा में है। बात ये है कि क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है हेड ऑफ स्टेट है 16 नेशंस की। इंग्लैंड की तो है ही, लेकिन 16 अदर नेशंस की भी हैं, उनमें से एंटीगा एक है। और इसीलिए भी अब वो अपने परिवार का पक्ष रख रही हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। लेकिन साथ ही ये तर्क भी कि अगर वो एक भारतीय रहे तो क्या उसके कानून के प्रति जिम्मेदारी नहीं? अगर वो निर्दोष हैं तो सामना करने से क्यों डर रहे हैं? लेकिन इस बीच
कैरेबियाई देश डोमिनिका में मेहुल चोक्सी के मामले पर सुनवाई टल गई है। न्यूज 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोक्सी के मामले में डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर टली। मेहुल चोक्सी के वकील ने कोर्ट से और समय मांगा और इसके बाद सुनवाई टाल दी गई। हालांकि मामले की अगली सुनवाई का वक्त अभी तय नहीं किया गया है। डोमिनिका में मेहुल चोक्सी को अवैध रूप से दाखिल होने के बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मेहुल चोक्सी ने अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि निचली अदालत उनकी जमानत की याचिका को पहले ही खारिज कर चुका है। इस बीच डोमिनिका की कोर्ट में सुनवाई के दौरान एक दिन पहले ही वहां की सरकार ने मेहुल को भारत भेजने की बात कही थी। डोमिनिका कोर्ट में डेट पड़ गई है लंबी, तो अभी तो ये मुकदमा डोमिनिका की कोर्टों में ही लंबित रहेगा। तो पहले ये फैसला किया जाएगा कि वो वहाँ पर इलीगल कस्टडी में है कि नहीं, तभी उसके बाद ये बात होगी कि उनको डोमिनिका भेजना, कि उनको एंटीगुआ भेजा जाना है, कि उनको भारत भेजा जाना है। तो अभी तो इस मुद्दे पर कोई चर्चा ही शुरू नहीं हुई है और इंडिया वहाँ पर कोई पार्टी नहीं बनी है अभी तक। तो अभी सिंपल ये फैसला होना है कि उनको इलीगल अरेस्ट किया गया है या नहीं किया गया है। मैं कोर्ट को सर्वोपरि मानता हूँ, तो कोई भी कुछ भी फैसला करता रहे, जो कोर्ट का फैसला है वो हमारे हक में है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश कुमार भी। शंकर, लेकिन एक जो सबसे अहम बात है कि अगर मेहुल के वकील ये कहते हैं कि जहां कोर्ट में सुनवाई चल रही है वहां तो भारत अभी पक्ष ही नहीं बना हुआ है, तो इनकी मांग पर सुनवाई कैसे वाजिब हो सकती है? क्या इसके लिए कोई ठोस कदम भारत की ओर से उठाए जा रहे हैं और कितनी सच्चाई उन दावों में? देखिए, ये बड़ा ही एक अजीब सा सिचुएशन है कि भारत के अंदर में और भारत का जो नागरिक रहा उसको कानून यहाँ का नहीं पता चल रहा है, लेकिन विदेश में क्या कानून है वो कानून की पता चल रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात करें मेहुल चोक्सी की पत्नी की बात करें, तो जिस तरह से भारत के अंदर में इतना बड़ा एक कानून का उल्लंघन और इस तरह के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया जाता है, यहाँ पे कानून समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन विदेश में जिस तरह से बाकायदा कानून की बात कर रही है, ये थोड़ा सा अजीब सा सिचुएशन होता है। और कहीं न कहीं इस मामले में जिस तरह से बाकायदा आज मेहुल चोक्सी की पत्नी का स्टेटमेंट आ रहा है, कहीं न कहीं बहुत सारे सवाल भी खड़े कर रहे हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा प्रशांत की, जिस तरह से तारीख की बात करें तो हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि 1 जुलाई को संभावित इस मामले में एक सुनवाई जो है हो सकती है, लेकिन इस मामले में अभी तक कंफर्मेशन नहीं मिला है। लेकिन कल देर रात में जो हमारे सूत्र बता रहे थे, जो हमारे जांच एजेंसी के, वो बता रहे थे कि 1 जुलाई को संभावित तिथि हो सकती है। अगर 1 तारीख जाता है तो काफी लंबी तारीख होगी। लेकिन यहाँ पर ये देखने की बात होगी कि जिस तरह से भारत से भागा हुआ फरार आरोपी जो है, उससे संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, कई महत्वपूर्ण सबूत हैं और उसको किस तरह से बाकायदा भारत आगे रखता है। इस मामले में जिस तरह से मेहुल चोक्सी के कई सवाल हो रहे हैं, किस तरह से उसके द्वारा जो वकीलों के द्वारा वहां पे रखे जा रहे हैं, तो उसका किस तरह से खंडन किया जाए। एक तरह से साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अपने ही जाल में जो बुना हुआ जाल था उसमें मेहुल चोक्सी फंसता हुआ नजर आ रहा है। और इस तमाम तथ्य को, तमाम सबूतों को कोर्ट में अगली सुनवाई के दौरान रखा जाएगा और निश्चित तौर पे उसको भारत में जल्द ही उसको लाया जा सकता है। इसके लिए तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन ये एक बड़ी खबर भी आप दे रहे हैं कि 1 जुलाई को इस पूरे मामले की सुनवाई संभव है। आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कार्रवाई अभी आगे और बढ़नी बाकी है। उधर भारत के अधिकारी भी अब डोमिनिका में मौजूद हैं और भारत के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि मेहुल को भारत लाने की कोशिशें लगातार जारी है। चोक्सी फिलहाल डोमिनिका में ही हिरासत में मौजूद है। Let me emphasize that India remains steadfast in its efforts to ensure that fugitives are brought back to India to face justice. Regarding the specific case of Mehul Choksi, we understand that he is currently in the custody of Dominican authorities and certain legal proceedings are underway. We will continue to make all efforts to ensure that he is brought back to India. आप बता रहे हैं कि अब ये डेट पर डेट पड़ रही है, तो अब ये मामला थोड़ा सा ढीला हो गया। इट इज नो लॉन्गर कि इमीडिएटली करेंगे। अब ये प्राइम मिनिस्टर जो है एंटीगुआ का, वो बोलता है कि साहब इसको भेज दीजिए डोमिनिका से, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसने ये अपने कर सकता था। जब ये एंटीगुआ में इतने साल से बैठा हुआ है, तो आपने क्यों नहीं इसको डिपोर्ट करा या एक्स्ट्राडाइट करा? तो अब आप वो, क्योंकि वो डोमिनिका में बैठा है, तो आप बोल रहे हो कि हाँ साहब इसको भेज दो। तो देयर इज अ प्रॉपर सिस्टम। अब वो कोर्ट में चला गया मामला, तो अब कोर्ट देखेगी कि क्या इसके ओनली सिल्वर लाइनिंग इसमें क्या है कि ये जेल में है। जैसे नीरव मोदी जेल में था,
तो ये भी अब जेल में है, ये फ्री नहीं है, ही इज नॉट फ्री टू मूव अराउंड, इसकी बेल रिजेक्ट हो गई है। और अब खबर कोरोना से जुड़ी। दिल्ली की ओखला सब्जी मंडी में लोग कोरोना नियमों को ताक पर रखते हुए लापरवाह नजर आए। मंडी में ना 2 गज की दूरी दिखाई दी और ना मास्क पहनने का ख्याल रखा गया। लोग ना अपनी परवाह करते दिखाई दिए और ना ही दूसरों की। किस तरह के हालात ओखला सब्जी मंडी में दिख रहे हैं, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। ये तस्वीरें जहां बेपरवाही से लोग बगैर मास्क के घूमते दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगाया, जिन्होंने मास्क रखा भी है उन्होंने सिर्फ रस्म अदायगी के लिए। दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी की यह तस्वीर है जहां बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया जा रहा है। किस तरह के हालात हैं, हमारे सहयोगी अमित बता रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के ओखला सब्जी मंडी में और एक अच्छी बात यह है कि दिल्ली की जो कोविड पॉजिटिविटी रेट है वो 1% से भी नीचे आ गई है। लेकिन अगर लोग दिल्ली वासी जो हैं वो अगर लापरवाह होंगे तो शायद ये पॉजिटिविटी रेट जो कम हुआ है वो और बढ़ सकता है। मैं आपको यहाँ पर सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। यहाँ पर कुछ लोग चाय पी रहे हैं जो इन्होंने मास्क उतारा हुआ है। तो वहीं अंदर की तरफ अगर हम तस्वीरों में देखें तो अंदर की तरफ कई ऐसे लोग आपको दिखेंगे जो कि बिना मास्क के यहाँ पर अंदर दिखेंगे। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अब मास्क क्यों नहीं लगाया है आपने? ये है ना मूली धो रहा हूँ ना, इसलिए नहीं होता है मास्क लगा। तो मास्क लगा कर भी तो मूली धुला जाता है। नहीं होते हैं ना, नीचे तक नहीं हो रहे हैं। नीचे तक नहीं हो रहा। आप लोग बताते नहीं है कि हमेशा मास्क पहने रहो? बताते हैं, सो सब नहीं मानते, क्या करें। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? खा रहा है, सब्जी बेच रहे हैं। तो यार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करेंगे आप सब एक साथ? नहीं, हम तो कर दूरी बनाए। आप जरा मास्क को अपना ऊपर करिए, ठीक से पहनिए, ठीक से पहनिए, टाइट मास्क पहना करिए एकदम नाक तक। मास्क क्यों उतारा आपने? पानी पीने के लिए उतारे सर, गर्मी। तो यहाँ पर ओखला सब्जी मंडी में आप तस्वीरें यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि कई ऐसे लोग आपको दिख जाएंगे कि जो बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन भी यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। अब इतनी बड़ी लापरवाही बढ़ती जा रही, लेकिन ऐसा नहीं कि दिल्ली सब्जी मंडी में ही ऐसे हालात हैं। देश भर के अलग अलग इलाकों में किस तरह के हाल हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ अमित सिंह, हमारे सहयोगी जो ओखला सब्जी मंडी में मौजूद हैं। इसी तरह से मुंबई के दादर सब्जी मंडी में अभिषेक पांडे मौजूद हैं, जनक दवे अहमदाबाद में हैं, अजीत सिंह रायबरेली से जुड़ रहे हैं, भवानी सिंह जयपुर में। लेकिन अमित सिंह, आप जहां मौजूद हैं ओखला सब्जी मंडी में, लोगों की अपनी ही दलीलें हैं। क्या वहां पर कोई अथॉरिटी ऐसी नहीं है मौजूद जो इनसे नियमों का पालन करवाए? क्या उसमें भी लापरवाही देखी जा रही है अमित? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको एक सीधी तस्वीरें दिखा देता हूं। अथॉरिटी यहाँ पर मौजूद है, लगातार जो सिविल डिफेंस के लोग हैं यहाँ इस तरीके से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। वो ये जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये जब पूरे इलाके में, पूरे इस ओखला सब्जी मंडी में जब इस तरीके से ये राउंड करके अनाउंसमेंट करते हैं तब लोग अपने मास्क को पहन लेते हैं। लेकिन जब ये वहां उस जगह से निकल जाते हैं तो लोग दोबारा अपना मास्क को नीचे कर लेते हैं। तो ये काफी ज्यादा परेशानी की बात है। जिस तरीके से दिल्ली को फिलहाल कोविड के मामले में राहत है, 1% से भी नीचे पॉजिटिविटी रेट हो गया है, लेकिन अगर लोग इसी तरीके से लापरवाह होंगे तो शायद जो ये आंकड़ा है पॉजिटिविटी रेट जो है 1% से कम हुआ है, ये बढ़ सकता है। इससे दिल्ली वासी को ही दिक्कत होगी। मैं देखिए यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाऊं, यहाँ पर आपको कैमरे पर दिख जाएंगे बिना मास्क के लोग जो कैमरे देखने के बाद अब यहाँ से हटते हुए। लेकिन अब 10 बज चुका है तो यहाँ पर फिलहाल मंडी अब बंद होने वाली है। लेकिन जो ये सिविल डिफेंस के लोग हैं, कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, ये लगातार इसी तरीके से यहाँ पर राउंड लगाते हैं, हर 10 मिनट पर राउंड लगाते हैं ताकि लोग जागरूक रहें, मास्क को नीचे ना उतारें और साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक बार मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा दूं। देखिए ये आमतौर पर यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ वाला ये सब्जी मंडी है। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सिविल डिफेंस के लोग हर तरफ यहाँ पर खड़े हैं, जो हर किसी शख्स पर यहाँ पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।
लेकिन उसके बावजूद जो है लोग खुद लोग काफी लापरवाह हो गए और लोगों को खुद जागरूक रहना पड़ेगा। ये खुद लोगों को भी समझना होगा अमित कि ये उनकी अपनी जान के लिए खतरा है, उनके अपनों के लिए खतरनाक हो सकता है, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर भी अगर ना माने तो कार्रवाई करनी पड़ती है। और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में ऐसा देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दुकानदारों पर नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर पुलिस ने कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की छूट है, लेकिन मुरादाबाद में कई दुकानदारों ने तय समय के बाद भी दुकानें खोले रखी। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया, दुकान खोलने वाले सभी दुकानदारों पर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने कई दुकानदारों के चालान भी काटे। ऐसे में कुछ दुकानदारों ने पुलिस की बदसलूकी की और उन्हें फिर बाद में गिरफ्तार भी किया गया। इससे पहले पुलिस ने बाकायदा लोगों से तय समय पर दुकानें बंद रखने की भी अपील की, लेकिन लोगों पर इसका कोई असर होते दिखाई नहीं दिया। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहने हैं। उनको आज हम लाउड हेलर के माध्यम से इस किला रोड पे पूरा रामगंगा बिहार में उनको हम बता रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जिन लोगों की दुकानें खुली हुई पाई जा रही हैं अनावश्यक रूप से, जिनका खुलने का परमिशन नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। उनके खिलाफ जो है 188 के चालान भी किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये तस्वीरें कार्रवाई के वक्त समझ में आती है। कोरोना से लोग जब बेपरवाह होते हैं तो पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ती है। इसके लिए भी नियम घोषित कर दिए गए हैं। बार बार पुलिस की ओर से भी और तमाम ऐसी अथॉरिटीज की ओर से रिक्वेस्ट की जा रही है, अपील किया जा रहा है, लाउड स्पीकर के जरिए लोगों को समझाया भी जाता है। लेकिन नहीं माने तो फिर उत्तर प्रदेश में कई जगह कार्रवाई भी सख्ती से हो रही है। अजीत सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं रायबरेली में। अजीत, आप मौजूद हैं। क्या ऐसा तरीका अपनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो लापरवाह लोग हैं वो सबक लें और दूसरे लोग ऐसी गलती ना करें? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, एसीएस होम की तरफ से कह दिया गया कि जो लोग एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। और अब तक पिछले 3 दिनों में 2 करोड़ से अधिक लोगों को कार्रवाई की गई। आप मास्क क्यों नहीं लगाए? देखिए, एक जनाब ये मिल गए, ये देखिए, ये देखिए मुस्कुराहट देखिए प्रशांत दिन की, ये देखिए जेब में मास्क है लेकिन लगाएंगे नहीं। अभी गया नहीं है कोरोना? नहीं गया, नहीं गया ना? नहीं गया। तो लगाइए नाक के ऊपर पूरा कायदे से, हाँ वहाँ तक कराइए। देखिए कहाँ है मास्क? हाँ जनाब, गले के नीचे। ऐसे कैसे चलेगा काम? आप फूल लिए हैं और मास्क लगाए नहीं है। देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये देखिए चले जा रहे हैं यहाँ से। प्रशांत, ये तस्वीरें जो हैं वो आपको चौंकाती हैं। अगर आप सड़क पर ये तस्वीरें देखें तो अगर आपको 20 आदमी दिखाई देंगे तो उसमें से आधे से अधिक जो मास्क नहीं लगाए होंगे, अगर लगाए होंगे तो मास्क उनका गले से नीचे शोभा बढ़ा रहा होगा। सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। सरकार एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और मास्क लोग नहीं लगाएंगे। आप देखिए पीछे, ये देखिए इन्होंने अपना मुंह ढक लिया, देखिए ये मुंह ढक लिया, दादा को लेके जा रहे हैं, मास्क नहीं लगाए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, साइकिल से चले आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मास्क तो साहब लगाता हुआ है। कहाँ लगा है? अरे ये लगेगा, ये लीजिए। तो पान खाए हैं, मुस्कुरा रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, क्या करेंगे? सही है, ये गलती है। देखिए ये लोग भी मास्क नहीं लगाए। जरा गाड़ी की तस्वीरें देखिए, हार्न बहुत तेज बजा रहे हैं। 5 लोग बैठे, कोई भी मास्क नहीं लगाया है। आखिर इनका चालान कौन करेगा? चालान होना चाहिए, चालान किया भी जा रहा है प्रशांत। तो ये तस्वीरें आपको हैरान करती हैं। सरकार ने छूट इसलिए नहीं दी है कि आप लापरवाही बरते। जो रेट है, रिकवरी रेट है 97% के ऊपर उत्तर प्रदेश में। कल 1200 केसेज मात्र आए हैं। आज से सीरो जो अभियान है वो भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है प्रशांत। की कितनी एंटीबॉडी बनी, गांव में संक्रमण क्यों फैला, तीसरे वेव को कैसे रोके। लेकिन सड़कों की तस्वीर आपको ऐसे ही दिखेगी जो काफी हैरान करने वाली होगी। यानी शासन प्रशासन तो सख्ती बरत रहा है लेकिन लापरवाही लोगों की ओर से लगातार सामने आ रही है। और सिर्फ यही 1-2 राज्य नहीं बल्कि देश के अलग अलग इलाकों से ऐसा ही देखने को मिल रहा है। उधर गुजरात के वडोदरा से भी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां कोरोना कर्फ्यू को तोड़ करके बीच सड़क पर एक शख्स जन्मदिन मनाता दिखाई दिया। उस शख्स के जन्मदिन की पार्टी में वहां एक बड़ी सी मेज पर रखी गई केक काटी गई, एक एक कर बड़े से चाकू से इसे काटा गया। जश्न में जितने भी लोग शामिल हुए किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा है। नाइट कर्फ्यू में भी इस तरह की पार्टी की जा रही है। एक दूसरे से दूरी दूर की बात। बर्थडे पार्टी भी मास्क न पहरी, सोशल डिस्टेंसिंग जाळवी नहीं, नाइट कर्फ्यू भंग करी।
अब वडोदरा में बीच सड़क पर पार्टी का जश्न मनाया जा रहा है। जनक दवे हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, बीच सड़क पर अगर इस हालात में जन्मदिन का उत्सव मनाया जा रहा है तो शासन प्रशासन ने क्या सबक सिखाया इन्हें फिर? देखिए, प्रशासन अपने हिसाब से कड़ी कार्रवाई करेगा। कर्फ्यू में इस तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, जनता को भी पता होना चाहिए कि इस तरीके से कर्फ्यू का उल्लंघन नहीं किया जाता है। जो भी रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है कोरोना का संक्रमण कम हो इसके चलते लगाया गया है। लेकिन न कि केवल बड़ौदा, कल भी हमने देखा था कि हमने सूरत में भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई थी कि लोग सड़कों पर जन्मदिन मनाते हैं। फिलहाल अभी प्रशांत, मैं यहाँ अहमदाबाद का जो सब्जी बाज़ार है, सबसे बड़ा सब्जी बाज़ार, वहाँ पर हूँ और यहाँ पर पूरी तरह से उल्लंघन होता है। लोग मास्क नहीं लगाते। ये बहन है, उनसे पूछे, मैडम मास्क काहे नहीं लगाए आप? अब आप मास्क लगाएंगे? कोरोना चला गया क्या? देखिए इनके पास, आइए आप, आइए। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? अब मास्क लगाएंगे? देखिए लोग हैं, ये इन्होंने मास्क पहना। भैया देखो, ये भी चेहरा है सामने। जैसे ही कैमरा, प्रशांत यहाँ पर जब मैं आया हूँ, जैसे ही कैमरा चालू होता है उसके बाद मास्क लगाते ही एक आंटी आ रही है, उनसे पूछते हैं, बा मास्क काहे नहीं लगाए? भाई भूल गई भाई ला। कोरोना चला गया क्या? नहीं गया। देखिए ये जिम्मेवारी अगर हम नहीं समझेंगे, यहाँ पर जहाँ भी देखे आप, जहाँ से कैमरा, या किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था, यहाँ पे देखिए भाई साहब अभी तुरंत जैसे कैमरा देखेंगे ये मास्क लगाएंगे। आइए उनसे पूछते हैं, भाई साहब मास्क काहे नहीं लगाया आप? भूल गया था मैं, तो अभी गर्मी हो रही थी इसके लिए उतार दिया था। अरे पर आपके जान जोखिम में काहे डाल रहे? सही बात है ना। देखिए ये तस्वीरें, प्रशांत, किसी को भी पूछो आप, कोई भी यहाँ पर मास्क नहीं लगाता। और यही दूसरी लहर आई, उससे पहले भी प्रशांत, हम यहाँ से रिपोर्टिंग करते रहे थे, तब भी हम लोगों से गुजारिश करते रहे कि आप मास्क पहनिए। यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, यहाँ देखिए सामने जितने भी लोग हैं, यहाँ पर कई लोगों ने कैमरा जैसे ही चालू होगा तुरंत मास्क पहनना। देखिए भाई साहब अब अपना मुंह छुपाते रहेंगे, ये भाई साहब घूम रहे हैं, कोई भी मास्क पहनता नहीं है, जिम्मेवारी नहीं समझ रहा है। प्रशासन ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल जनक, जहां शासन प्रशासन की खामियों पर उंगली उठाने का लोगों को हक है, वहीं अपनी जिम्मेदारियां भी लोगों को निभानी पड़ेगी। कोरोना नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन कई और राज्य हैं जहां इस तरह की लगातार लापरवाही देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र उन्हीं में से एक है। महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामलों में कमी जरूर आई है, लेकिन खतरा वहां भी अभी टला नहीं है। लोगों से बार बार कोरोना नियमों के पालन की अपील पूरे महाराष्ट्र में की जा रही है, मुंबई में की जा रही है कि लोग अभी भी नियमों का पालन करें। लेकिन नियमों को तोड़ने से लोग बाज नहीं आ रहे हैं। कुछ ऐसी तस्वीर मुंबई से सामने आई है। वहां कुछ लोग तो कोरोना से बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। मुंबई के मुलुंड टोल नाके पर ट्रैफिक जाम होगा, जबकि वहां के बाजारों में भी लोगों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं। अभिषेक, जहां आप मौजूद हैं, क्या लोग समझ पा रहे हैं कि इनकी लापरवाही ही उनकी अपनी जान को, लोगों की जान को खतरे में डाल रही है, या अब भी बेपरवाह? बिल्कुल प्रशांत, मैं इस समय दादर इलाके में हूं। अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो अभी लॉकडाउन खुला नहीं है और सिर्फ एसेंशियल सेवाओं के साथ कुछ सहूलतें दी गई हैं। लेकिन जो तस्वीरें आप देखिए ट्रैफिक का, उससे आप अंदाज़ा समझ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ओपन हो चुका है और अब कुछ भी लॉकडाउन के अंदर बंद नहीं किया गया है। इस तरीके की तस्वीरें अमूमन पूरे मुंबई भर से हैं। लोग घंटों घंटों ट्रैफिक में अटके हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे ट्रैफिक को निकाला जाए, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुंबई भर का क्या हाल है। खास करके दहिसर टोल नाके की बात की जाए, मुलुंड टोल नाके की बात की जाए, वाशी टोल नाके की बात की जाए, जहां से मुंबई में एंट्री होने के लिए गाड़ियां आ रही हैं, वहां घंटों घंटों ट्रैफिक में लोग अटके हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लोग सड़कों पर आ चुके हैं। सड़कों पर आने की तस्वीर अगर आप देखिए तो ये पूरा ट्रैफिक जाम आपको दादर का पूरा दिखाई पड़ रहा है और दोनों तरफ के ट्रैफिक का वही हाल है। तो ऐसी ही तस्वीरें मुंबई भर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। और प्रशांत, जिस तरीके से सरकार ने पहले ही कह दिया है कि अगर लापरवाही बढ़ी तो कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका बढ़ सकती है, क्योंकि अभी जिस तरीके की सहूलतें हैं उसके कारण कहीं ना कहीं एक दबाव था और कोरोना के जो पॉजिटिविटी का रेट था वो कम आया है। लेकिन ट्रैफिक से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में अगर इसी तरीके से रहा तो निश्चित तौर पर जो पॉजिटिविटी रेट है वो एक बार फिर बढ़ सकता है। और अभी भी सड़कों पर भीड़ बड़ी तादाद में महाराष्ट्र में, मुंबई में,
लेकिन कुछ और राज्यों का हाल जाने, राजस्थान का रुख करते हैं, जहां बाड़मेर में बगैर मास्क लगाए घूम रहे एक आदमी को टोकना होमगार्ड के एक जवान को भारी पड़ गया। आरोप है कि मास्क न लगाए जाने पर टोकने के बाद आदमी गुस्से में आ गया और उसने होमगार्ड के जवान पर ही हमला कर दिया। इस हमले में होमगार्ड के जवान की वर्दी भी फट गई है। इसके बाद वहां पहुंचे पुलिस वालों ने आरोपी की पिटाई की और उसे घसीटते हुए थाने ले गए। इस दौरान वहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी जुट गई और हंगामा लोग देखते रहे। राजस्थान के सीकर में भी कोरोना कर्फ्यू से मिली ढील का लोग गलत फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। वहां एक मोबाइल की दुकान में 50 से ज्यादा लोग जुटे दिखाई दिए, पूरी तरह से कोरोना के खतरे से बेपरवाह ये लोग। इस दौरान लोगों ने कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई। 2 गज की दूरी तो ये भूल कर आए थे। सब नजदीक नजदीक करीब खड़े दिखाई दिए। कई लोग तो मास्क पहनना भी मुनासिब नहीं समझ रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम भी वहां पहुंची, छापेमारी की गई, दुकान को सील कर दिया गया, जबकि दुकान में मौजूद सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया है। इसके साथ ही दुकान मालिक पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा है, जुर्माना भी उन पर लगाया गया है। 40-50 व्यक्तियों के बिना सोशल डिस्टेंसिंग के पालना नहीं की जा रही थी। इसी के संबंध में कार्रवाई की गई है। इन लोगों का सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करने पर चालान किया गया है और इनको क्वारंटाइन किया गया है। इनकी सैंपलिंग की कार्रवाई की जा रही है और दुकान के विरुद्ध जो शॉप ओनर है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है प्रशासन। कितने लोग मिले सब? करीब 40 लोग मिले और जो शॉप के कर्मचारी वगैरह थे वो। भवानी सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जोड़ रहे हैं। ये राजस्थान का हाल है। कई जगह तो उन सुरक्षा बलों पर ही हमला कर रहे हैं लोग, जबकि उनकी जान की परवाह करते हुए उन्हें मास्क लगाने के लिए कहा जा रहा है। भवानी, इर्द गिर्द क्या आप तस्वीरें देख पा रहे हैं? कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है, सबक ले रहे हैं कुछ लोग? देखिए प्रशांत, इस वक्त जयपुर की लालकोटी सब्जी मंडी में है और तस्वीरों से आपको बताऊंगा कि देखिए कि लोग कितने सजग हुए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की छोड़िए, मास्क नहीं लगा रहे हैं लोग मंडी के अंदर। अभी कैमरा देखकर लोगों ने मास्क लगाया कुछ लोगों ने, लेकिन अभी भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बिना मास्क यहाँ पर कोई सावधानी नहीं। अब देखिए कि जो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो सब्जी बेचने वाले हैं वो सावधान नहीं है और ये ज़्यादा मुश्किलें पैदा करता है। आप देखिए कि जहाँ देखेंगे वहीं आप जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहीं मास्क नहीं लगा रहे हैं। मास्क क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया मास्क? नहीं सर, अभी कहाँ से लगा? क्या बोल? आप बताएं, आप तो कस्टमर हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। भैया इधर आइए, मास्क क्यों नहीं लगा रखा आपने? कोरोना चला गया? चला गया क्या कोरोना? मास्क कहाँ है? कहाँ गया मास्क? मास्क कमरे पे रह गया। कोरोना का डर नहीं है? नहीं, कमरे पे रह गया, भूल गया मास्क सुबह सुबह। क्या भाई साहब, आपको कोरोना का बिल्कुल डर नहीं है? है ना सर, सॉरी, वो पसीनों में मास्क हो जाता है। पसीने के अंदर भाई साहब सेव इतनी महंगी क्यों हो रही है? अच्छा ये बताएं कि क्या आपको क्या लगता है, मंडी में देख रहे हैं ज़्यादातर लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्यों? क्या कोरोना कम हो गया? कल काम आम के चक्कर में। काम आम के चक्कर में सर, हमारे तो पसीने काम में मास्क की क्या दिक्कत है? आप देखिए कि जहाँ नजर दौड़ाएंगे वहीं पर भी अब बिना मास्क लोग नजर आएंगे। भाई साहब मास्क क्यों नहीं लगा रखा? अभी हटाया, बस खाना खा गया। अभी क्यों हटाया? अभी लगा रहा हूँ। आपको लगता नहीं है कि आप दूसरों में भी कोरोना फैलाएंगे? तो आप देखिए कि लोग कितने प्रशांत जागरूक है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि मंडी के अंदर हर तीसरे आदमी ने मास्क नहीं लगा रखा या कैमरा देखकर लगा रहे हैं। और यही सबसे बड़ा डर है। डर इसलिए है कि जयपुर, वो राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा संक्रमण जयपुर के अंदर है अभी भी। इस वक्त भी 5.5% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। और यहाँ पर अब धीरे धीरे जैसे जैसे कैमरा ओपन हुआ सब लोगों ने मास्क लगाना शुरू किया है। बिल्कुल। और दिक्कत जो बाड़मेर में आई है वो सब मंडियों में आ रही है कि जहाँ होमगार्ड व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रही है, लोगों को टोकने की कोशिश कर रही है, तो उन पर अटैक हो रहे हैं या गाली गलौज कर रहे हैं। लोग समझने को तैयार नहीं है कि दूसरी लहर से अभी दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है, उसका संक्रमण का असर अभी भी बाकी है। जी, और ये बात अब लोगों को खुद समझनी होगी कि ये लापरवाही उनके लिए, अपने लिए खतरनाक है। लेकिन लोगों की लापरवाही की तस्वीरें तमिलनाडु के चेन्नई से भी सामने आई है। वहां डीएमके के एक विधायक ने लोगों की मदद के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जरूरतमंद लोगों को खाना दिया गया, लेकिन इस दौरान वहां इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। खाना लेने के लिए वहां लोग टूट पड़े।
इस दौरान किसी ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं रखा और तो और कई लोग बगैर मास्क के ही वहां पर नजर आए।